हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? माशाल्लाह से टोटल 4 लोग। चलो यार, स्टार्ट करते हैं। जितने आए उतने ही काफ़ी है। शुक्र है आ गए। चलो। टॉपिक अब जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड है। और उसकी एनर्जी कंसिडरेशंस वगैरह थोड़ा सा देखेंगे हम। म्यूचुअल इंडक्टेंस और उसमें एनर्जी कितनी स्टोर होती है, दो डिफरेंट अगर कॉइल्स हैं तो म्यूचुअल इंडक्शन से पहले हम लोग देख लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस होती क्या है और उसके फॉर्मूला वगैरह, मतलब होते क्या थे और क्या वोल्टेजेस या ईएमएफ किस तरीके से डेवलप होता था। तो थोड़ा सा इसके ऊपर देख लेते हैं पहले। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो क्या होती थी। मेरे पास एक अदद कॉइल है, ठीक है। उस कॉइल में से ना कोई करंट पास हो रहा है, लेट्स से I1 करंट हुई या I करंट इसमें एंटर हुआ। अच्छा, इस आई करंट की वजह से ना हमारे पास क्या क्रिएट होगा। इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, जिसके जो डिपेंड किस पे करती होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह के ऊपर। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसमें क्रिएट हो रहे होंगे उसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। लेट्स से ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। दूसरी साइड पे भी बनेगा। अच्छा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है अगर मेरे पास इनपुट की साइड पे करंट चेंजिंग हो जाए या टाइम वेरिंग हो जाए, तो मेरे पास ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी टाइम वेरिंग हो जाता है, ठीक है। तो जिस हिसाब से मेरे पास ये फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, वेरी कर रहा होगा, उसी हिसाब से मेरे इस इंडक्टर के ऊपर वोल्टेजेस या ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और वो ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास या तो फ्लक्स के ऊपर या तो करंट के ऊपर, जिस अंदाज में भी देखा जाए, ठीक है। मतलब एक लेंज लॉ है और एक फैराडे लॉ है। तो लेंज लॉ क्या कहता है कि करंट चेंज के ऊपर डिपेंड करता है ये ईएमएफ, और फ्राइडे कहता है भाई कि फ्लक्स के ऊपर चेंज, फ्लक्स चेंज के ऊपर ये डिपेंड करता है ईएमएफ। तो मतलब हमारे पास टोटल दो डिफरेंट फॉर्मूले इससे क्रिएट हो सकते हैं। एक तो है लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या कह रहा होता है, वोल्टेज जो डेवलप होंगे वो क्या किसके बराबर होंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर मैं इक्वालिटी के अंदर कन्वर्ट करूं तो मेरे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। वो कांस्टेंट यहाँ पर जो है वो एल है, ठीक है। यानी कि इंडक्टर की मेरे पास वैल्यू क्या है, जिस इंडक्टर में से करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप होंगे हमारे पास टाइम चेंजिंग करंट की वजह से। अगर मैं डीसी में भी इसका ऑपरेशन देखूँ ना इंडक्टर का, तो हमारे पास क्या होता था। इनिशियली हमारे पास करंट जीरो है, और जैसे ही मैंने इसके ऊपर कोई वोल्टेज वगैरह अप्लाई करता हूँ, डीसी वोल्टेज लेट से, तो हमारे पास होता क्या था, ये हमारे पास कुछ कर्व वगैरह जनरेट होता था। तो इसमें क्या हो रहा है, टाइम वेरिंग वाला पार्ट आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या क्रिएट करता है, एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है अपने सिस्टम के अंदर। यानी कि डायरेक्शन जो होती है उलट होती है, वो इसको अपोज करने की कोशिश करेगी ये सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर, कि जो इसके अंदर करंट चेंज या करंट चेंज ही कह लेंगे, करंट चेंज की वजह से जो हमारे पास वो हो रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, वो इन्वर्टेड होगी पिछले वाले उससे। यानी कि जो सप्लाइड वोल्टेज है उसको अपोज कर रही होगी। यानी कि इसके ऊपर शुरू में तो वोल्टेज बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएंगे और फिर में आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज हो जाएगा। यानी कि फाइनली जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा। ये तो खैर डीसी का ऑपरेशन था। लेकिन अगर हम एसी ऑपरेशन में देखें इसको, तो एसी ऑपरेशन में क्या होता है, अगर मैं इसके ऊपर टाइम वेरिंग करंट अप्लाई कर रहा हूँ तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और लेंस लॉ हमें बताता है उसकी डायरेक्शन क्या है, मतलब ईएमएफ की और करंट की डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट हो रही हैं उसकी डायरेक्शंस वगैरह क्या है। राइट हैंड रूल जो होता था हमारा, क्लॉकवाइज अपनी उंगलियों को कर्ल करो, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास ये कॉइल बनी हुई है उस डायरेक्शन में अपना हमने हैंड को रोटेट किया। हमारा जो अंगूठा होता है वो डायरेक्शन बता रहा होता है करंट की। और अगर मैं फिंगर्स को वो दिखाऊं,
एक्सटेंड कर लूँ, क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, तो वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा फैराडे लॉज वगैरह उससे रिलेटेड सारी बातें थी। खैर, फैराडे लॉ के अंदर जो वो कह रहा होता है फैराडे, वो कहता है कि हमारे पास जो वोल्टेज है ना वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, वो डायरेक्टली रिलेटेड है किसके, फ्लक्स के, यानी कि चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय टाइम के, चेंज इन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जितना ज्यादा मेरे पास फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा मेरे पास ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। ईएमएफ को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि कितना वोल्टेज हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है। सही है। अच्छा, अगर मैं इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं और इक्वल्स टू से रिप्लेस करूं इसे, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट जो है फैराडे लॉ के मुताबिक एक एन है, और एन क्या डिनोट कर रहा होता है इसमें, नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास कितनी है इस कॉइल के अंदर। लेट्स से 1000 टर्न्स या 2000 टर्न की एक कॉइल मैंने क्रिएट की है, तो उसके रिस्पेक्टिव मेरे पास अगर फ्लक्स कितना भी चेंज हो रहा हो उसके रिस्पेक्टिव फिर मेरे पास वोल्टेज वगैरह प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मैं रिलेट करूं तो हमारे पास दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे वोल्टेज है, तो बीच में इक्वल आ गया डी आई ऑफ टी डिवाइड बाय डी टी। ठीक है, तो डी टी दोनों के आपस में कैंसिल आउट हो गए, इनटू एल भी है, तो एल डी आई जो है वो किसके बराबर है, एन डी फाई के। ठीक है, तो ये एक रिलेशन निकल जाता है हमारा किसका, अगर हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना हो, अगर हमारे पास करंट मालूम है तो। ठीक है, और चेंज इन करंट मालूम है, मतलब टाइम जीरो के ऊपर मेरे पास करंट कितना था, टाइम वन के ऊपर कितना करंट हो गया, तो इन दोनों के दरमियान चेंज कितना आया। तो ये अगर मालूम हो हमें तो हमारे पास क्या निकल जाता है, यानी कि इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो एल इंटू आई जो है, आई ऑफ टी, या सिंपल आई लिख देता हूँ तो और ज़्यादा आसानी रहेगा, एल आई इक्वल्स टू एन फाइव। ठीक है, तो ये एक रिलेशन निकल गया है हमारे पास। फाई अगर फाइंड आउट करना हो या नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करना हो, इनमें से कोई एक चीज गिवन है, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड सारी बातें थी जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी मतलब वर्क करेंगी, ये सारे थ्योरी जो है। ठीक है, अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, अभी तक तो हमने देखा कि एक ही इंडक्टर था जिसके अंदर मेरे पास कोई करंट, टाइम वेरिंग करंट जो है वो एंटर हो रहा है, वो एंटर होने की वजह से एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है मेरे पास। क्यों ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि मेरे पास फ्लक्स चेंज हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, यानी कि करंट की वजह से मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से मेरे पास वोल्टेज प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ वोल्टेज बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास तो सिंपल सा रूल था। इंडक्टेंस या ईएमएफ वगैरह प्रोड्यूस होने का क्या प्रोसीजर होता है, मतलब क्या फ्लो होता है। ठीक है, अच्छा, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हमको दो कॉइलों की जरूरत होगी। ठीक है, और वो दोनों कॉइल जो है वो इतना करीब रखी हुई हो कि एक का फ्लक्स जो है वो दूसरे के अंदर मतलब ओवरलैप वगैरह कर रहा हूँ, यानी कि पहले को मैंने एक्चुएट किया है, एक्चुएट मतलब आसान अल्फाजों में उसको पावर अप किया है मैंने। ठीक है, यानी कि कोई सोर्स वगैरह के साथ कनेक्ट किया है, तो इस सोर्स की वजह से यहाँ पर मेरे पास कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, L1 यानी कि फर्स्ट वाले मेरे पास इंडक्टर में, वो जो फ्लक्स है वो ओवरलैप कर रहा होगा मेरे पास इस वाले इंडक्टर के ऊपर, सेकंड इंडक्टर के ऊपर। तो सेकंड इंडक्टर के ऊपर फ्लक्स चेंज हो रहा है, जो कि उसका अपना तो नहीं था लेकिन किसी और का फ्लक्स था, जिसके वजह से इसके ऊपर चेंज इन फ्लक्स तो आ गया। अब वो चेंज इन फ्लक्स क्या करेगा, यहाँ पर एक वोल्टेज प्रोड्यूस कर देगा, V2 वोल्टेज। ठीक है, तो मेन जो मकसद था, मतलब फ्लक्स जब भी चेंज होगा वोल्टेज प्रोड्यूस होना चाहिए, जो कि फैराडे और लेंस दोनों यही बात करते हैं। अब वो चाहे करंट कहीं और से आ रहा हो, करंट कहीं भी फ्लो कर रहा हो, फ्लक्स चेंज हो रहा है अगर इंडक्टर के अक्रॉस, तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से अगर वो टाइम वेरिंग है
तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहाँ पे वोल्टेज जरूर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये जो है इंडक्टेंस क्रिएट जो हो रही है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसके अंदर, यानी कि एक्साइट मैंने किसी और को किया है, वोल्टेज किसी और पे प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों एक दूसरे को जो है वो एक्चुएट कर रहे हैं या एक्साइट कर रहे हैं। ठीक है, या एनर्जी एक दूसरे के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जी किस उसमें मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड इवेंचुअली प्रोड्यूस कर रही है ईएमएफ वगैरह। तो खैर ये तो हमारे पास आ गया एक छोटा सा रिलेशन म्यूचुअल इंडक्शन का। अच्छा, अब ये म्यूचुअल इंडक्शन जो है उसके अंदर एक कोफिशिएंट होता है जिसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट कहते हैं, जिसको यहाँ पे डिनोट जो किया गया है एम से किया गया है। ठीक है, तो ये एम जो है ये क्या होता है, ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट होता है, यानी कि जो V2 है आउटपुट के ऊपर का वोल्टेज, मैंने एक्साइट जो किया है वो इनपुट को किया है। ठीक है, तो आउटपुट का वोल्टेज जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अभी मेरे पास डिपेंड कर रहा है इनपुट वाले करंट के ऊपर। ठीक है, अभी तक तो सेल्फ इंडक्शन के अंदर क्या होता था, V2 जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अपने ही करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस होती है। अगर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो वोल्टेज किसी का, करंट किसी और का। ठीक है, तो वोल्टेज में अगर कंसीडर कर रहा हूँ आउटपुट का, तो करंट जो होगा वो इनपुट की साइड का चेंज हो रहा होगा dt, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटा रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, इंडक्टर की वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पर आएगी इंडक्टेंस, यानी कि कपलिंग इन दोनों के दरमियान कितनी है। ठीक है, तो अगर मैं सेल्फ इंडक्टेंस देखूं तो सेल्फ इंडक्टेंस में यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ तो मेरे पास क्या आता था, एल आता था। ठीक है, तो क्यों उसके अंदर सिर्फ हम लोग एक सिंगल वैल्यू लेते थे, क्योंकि उसके अंदर जितना भी फ्लक्स प्रोड्यूस होता था वो सारा का सारा उसके अंदर ही मतलब फ्लो हो रहा होता है, यानी कि अगर मैं लास्ट वाले उसमें देखूं, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बनेंगी वो सारी की सारी इसमें ओवरलैप कर रही होंगी। ठीक है, यानी कि एक की डायरेक्शन ये है, ये जितने भी मैं बना लूँ ना, ठीक है, तो जितनी भी लाइंस रही हैं सब इसी के अंदर से पास हो रही है, कोई भी ऐसी नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो इसमें से जा नहीं रही हो, बस बाहर ही बाहर कहीं हो। जबकि इस वाले केस में ना इसका सिर्फ आधा पोर्शन मुझे दिख रहा है, यानी कि इसके सेंटर से मैं देखूं अगर, तो लेफ्ट वाला पोर्शन तो इस L2 के ऊपर कुछ इफेक्ट ही नहीं कर रहा, मेरे पास सिर्फ राइट वाला जो पोर्शन में जो फील्ड्स क्रिएट हो रही है वो वाला सिर्फ फ्लक्स जो है वो L2 में से पास हो रहा है, तो मेरे पास कपलिंग जो क्रिएट होगी वो कुछ अजीब सी होगी, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी सी अननोन है फिलहाल। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने फिर एक कांस्टेंट नाम से दे दिया, एम बोल दिया उसे, कि कितनी कपलिंग क्रिएट हो रही है इन दोनों के दरमियान, एम हो रही है भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नया पैरामीटर आ गया जिसको हम क्या कह रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इन दोनों के दरमियान जो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्रिएट हो रही है उसका एक कोफिशिएंट है जिससे का मल्टीप्लाई करवा दो अगर इनपुट साइड के करंट से, तो आउटपुट साइड का वोल्टेज निकलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की तो स्टोरी हो गई। अच्छा, अब इसी चीज़ को अगर मैं उल्टा देखूँ, मैं अगर एक्साइट करूँ आउटपुट साइड का, तो मेरे पास होगा क्या, इनपुट साइड है के ऊपर वोल्टेज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस तो अभी भी है। ठीक है, तो M21 और M12 ये इसका ऑर्डर जो है ना, फिलहाल मैं अभी बता देता हूँ, मैटर नहीं करता, ये दोनों एक दूसरे की वैल्यू जो है उनकी कांस्टेंट होती है, बराबर होती है, यानी कि M21 जो है वो बराबर होगा M12 के। ये हम प्रूव भी कर लेंगे अभी आगे चल के, लेकिन अभी सिर्फ समझने के लिए 2 पहले क्यों लिखा है 1 बाद में क्यों लिखा है, तो डेस्टिनेशन हम हमेशा पहले लिखते हैं शुरू, और उसके बाद जो लिखते हैं वो किसकी वजह से हो रहा है, यानी कि इसके ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है इसकी वजह से। ठीक है, यानी कि आउटपुट के ऊपर 2 वाली नोड के ऊपर, या 2 वाली पोर्ट कह लेते हैं, 2 पोर्ट नेटवर्क है ये भी। ठीक है, मैं अगर इसको ब्लैक बॉक्स के अंदर बंद कर दूं तो 2 पोर्ट नेटवर्क ही दिख रहा है, 2 वायर्स इनपुट की साइड में चल रही हैं, 2 वायर आउटपुट के साइड पर, तो मेरे पास बीच में
कपलिंग पैरामीटर आ गया M21 या M12। सही है जी। तो यहाँ तक तो बात कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, ये भी वही कह रहा है कि M12 या M21 जो है ये बराबर होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के, और इसको हम लोग सिर्फ M भी लेके चल सकते हैं, ठीक है, आसान करने के लिए अपना, ठीक है। तो ये भी कह रहा है कि अभी इसको प्रूव करते हैं जब हम एनर्जी के रिस्पेक्टिव इसको देखेंगे कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है आउटपुट पे, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इनपुट साइड पे, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्टिव अगर देखें तो हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो खैर अभी हम लोग पहले देख लेते हैं इसकी डॉट कन्वेंशन, ठीक है। डॉट कन्वेंशन क्या होती है यार, मैं जो भी अपना इंडक्टर वगैरह क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन भी कुछ ना कुछ होगी। यानी कि ये एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड के ऊपर मैं अपना क्या कहते हैं कॉइल अगर रोटेट करवाना चाहूँ या वाइंड करवाना चाहूँ, तो वाइंडिंग की दो डिफरेंट डायरेक्शन हो सकती है। यानी कि अपनी वाइंडिंग जो मैंने स्टार्ट की वो मेरी पीछे से होते हुए आई आगे की तरफ, और फिर दोबारा पीछे गई, फिर दोबारा आगे आई, फिर दोबारा पीछे गई, फिर दोबारा आ गई, ठीक है। तो ये मेरे पास एक डायरेक्शन हो गई वाइंडिंग की, जो कि किसकी तरफ से, पीछे से होते हुए इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है। अगर मैं राइट हैंड रूल के लिहाज से देखूँ तो इसके अंदर जो फ्लक्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहा होगा वो नीचे की डायरेक्शन में होगा, अगर मैं करंट जो है वो ये डायरेक्शन में लूँ, आई, ठीक है। होगा क्या, बस हमने करना क्या है, वाइंडिंग जिस तरीके से रोटेट हो रही है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स जो है क्लोज करने की कोशिश करो। तो अंगूठा हमारा नीचे होगा, नीचे है अंगूठा, तो मेरे पास क्या जनरेट हो रहा है, फ्लक्स की डायरेक्शन नीचे जनरेट हो रही है। करंट जो है मेरे पास करंट की डायरेक्शन, यानी कि करंट जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उस पाथ में मैंने अपनी फिंगर्स को बस रोटेट किया राइट हैंड रूल में, ठीक है। तो हमारे पास फ्लक्स की डायरेक्शन जो है वो नीचे है। अच्छा, एक और काम मैं कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो क्या यार, न्यू स्लाइड, होम, लेआउट प्लान, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अदर डेवलप हो गया इंडक्टर जिसकी डायरेक्शन जो थी वो कुछ नीचे की साइड पे थी, ठीक है। तो ये एक और इंडक्टर में क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इस इंडक्टर को जो है मैं इसके ऊपर वाइंड कर रहा हूँ, उसको वाइंड करने का ना, अब मैंने क्या किया है, पहले ऊपर से लेके गया हूँ, ठीक है, और फिर जो है वो मैं नीचे से लेके आ रहा हूँ पीछे से, फिर दोबारा ऊपर से लेके आया हूँ, फिर नीचे से लेके जा रहा हूँ पीछे की साइड से, फिर रैप करके पीछे आ गया, और फिर पीछे आ गया, और ये मेरे पास वायर बाहर आ गई, ठीक है। तो ये डायरेक्शन जो है वो पिछले के मुकाबले, यानी कि इसके रिस्पेक्टिव अगर मैं देखूँ तो ये उल्टी डायरेक्शन है, सही है ना। मतलब मेरे पास वाइंडिंग जो है वो पहले ऊपर आई है, फिर बाद में पीछे गई है, ठीक है। तो डायरेक्शन अभी उल्टी है, लेकिन मैंने आउटपुट इस साइड पे निकाला है, तो अभी भी फ्लक्स की डायरेक्शन मेरे पास नीचे ही बन रही है। और अगर मैं करंट चेक करूं कि करंट जो एंटर हो रहा है वो इस डायरेक्शन में एंटर हो रहा है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज ना कर दूं, तो मैं इसको भी ना, इसको भी फिलहाल साइड में ही रखते हैं। यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि ग्रीन वायर से मैं बना देता हूँ इसी उस पर, यानी कि वाइंडिंग करता हूँ, पहले मैं ऊपर लेके आया हूँ, फिर वाइंडिंग को जो है वो पीछे से लेके आया हूँ, फिर दोबारा ऊपर से लेके गया हूँ, फिर वाइंडिंग को पीछे से लेके आया हूँ। इस तरीके से मैंने इसके ऊपर वाइंड किया है अपनी कॉइल को, ठीक है। तो करंट अभी भी एंटर इधर ही हो रहा है, लेकिन अब इस केस के अंदर जो है वो हमारे पास फ्लक्स जो क्रिएट होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में क्रिएट होगा, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हो क्या रहा है, मेरे पास जो कॉइल है वो कॉइल किस डायरेक्शन में क्रिएट किया मैंने, पहले उस रॉड के ऊपर से लेके गया हूँ, यानी कि अगर मैं राइट हैंड रूल के उस पर फॉलो करूँ तो मैंने अपने हाथ को क्या किस तरीके से रखना है इसके ऊपर,
मेरी फिंगर्स जो होंगी उनकी डायरेक्शन कुछ ये है, और फिर इसको मैं कर्ल कर रहा हूँ इस साइड पे, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो मेरे पास जो अंगूठा होगा वो ऊपर की डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो जब मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ और मेरे पास रॉड क्या है, मेरे पास रॉड जो है वो इसके पीछे कुछ है, ठीक है। तो मैंने इसके पीछे इसको अपना हाथ को कर्ल करने की कोशिश की है, उंगलियों को, फिंगर्स को बंद करने की कोशिश की है। तो मुझे क्या दिख रहा है, अंगूठा डायरेक्शन ऊपर की बता रहा है। तो मेरे पास फ्लक्स जो क्रिएट होगा इस ग्रीन वाले केस के अंदर ऊपर वाली डायरेक्शन पे हो रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन से जो है ना, मेरे पास आउटपुट ईएमएफ या वोल्टेज जो डेवलप होंगे, पॉजिटिव ऊपर होगा, नेगेटिव नीचे होगा, या नेगेटिव ऊपर होगा, पॉजिटिव नीचे होगा, ये डिसाइड होगा, ठीक है। तो कॉइल मैंने किस तरीके से उस रॉड के ऊपर वाइंड की है, तो उसकी रोटेशन जो है वो मेरे पास डिफाइन कर रही है मेरे पास आउटपुट वोल्टेज की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन इतना मुश्किलों से समझने से बेहतर है हम लोग इसकी एक कन्वेंशन बना लेते हैं कि जहां पर हमारे पास भी डॉट लगा हुआ होगा ना, वो डॉट डिसाइड करेगा हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेज किस साइड पे जनरेट हो, यानी कि वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल किधर है। तो अगर डॉट ऊपर लगा हुआ है तो पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल नीचे वाला साइड है। इसी तरीके से इस ग्रीन वाले के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल नीचे है, ठीक है। डॉट कन्वेंशन से हमने इसको डायरेक्टली बता दिया कि अब मुझे डायरेक्शन वायरेक्शन का लिहाज नहीं रखना, सिर्फ मैंने क्या कर देना है, डॉट लगा देना है। अगर मैं किसी को यानी कि लेट से वाइंडिंग करने के लिए दे रहा हूँ, तो बस उसको मैंने ये एक फिगर बना के दे दी, बोला कि इतने नंबर ऑफ टर्न्स की ये वाइंडिंग प्रोड्यूस कर दो, और उसमें वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल मेरे पास ये वाली वायर होनी चाहिए, तो वो उसके लिहाज से फिर करके दे देगा। यानी कि मैं बता दूंगा डॉट ये किधर करना है, पॉजिटिव टर्मिनल मेरे पास कौन सा होना चाहिए। तो ये हमारे पास कन्वेंशन आ गई डॉट से रिलेटेड, ठीक है। तो वाइंडिंग सेम है, यानी कि मैंने सिंबल जो बनाया है वो सेम ही है। इसको मैं इस साइड से भी रोटेट करवा सकता था दूसरी साइड से, तो मेरे पास ये इन्वर्ट हो जाता है, लेकिन मैं उस कन्वेंशन पे नहीं जा रहा कि वाइंडिंग की डायरेक्शन में बैठ के घूमता फिरूँ कि राइट है कि लेफ्ट है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। जो मैंने वाइंडिंग क्रिएट की है इसके ऊपर, तो उसके ऊपर मैं हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग जो है वो डॉट को फॉलो कर लेंगे, ठीक है, आसान रहेगा उसमें। तो अगर डॉट मेरे पास नीचे की साइड पे है, तो मेरे पास जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है वो पॉजिटिव है। अगर ऊपर है दोनों, तो अगर पॉजिटिव वोल्टेज इधर मैंने ऊपर दिया था और नेगेटिव नीचे, तो आउटपुट पे भी पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे जनरेट होगा, ठीक है। अगर ये वाला डॉट ऊपर है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो आउटपुट के ऊपर ना नीचे की साइड पे पॉजिटिव होगा और ऊपर वाली साइड पे नेगेटिव होगा। जब भी यहाँ पर एक माइनस साइन दिख रही है, क्योंकि ऊपर इन लोगों ने अभी के लिए फिलहाल यानी कि सेम साइन कंसिडर करते हुए चले ये लोग, और सेम साइन के लिहाज से जब ये देख रहे हैं, तो आउटपुट पे वोल्टेज जो है वो नेगेटिव प्रोड्यूस हो रहा है। नेगेटिव का मतलब साइन हमने उल्टी कंसिडर की हुई है, नेगेटिव का साइन का मतलब सिर्फ ये है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाकी म्यूचुअल इंडक्टेंस है अभी भी वही है, वैसे का वैसे ही, कोई इफेक्ट नहीं है, और टाइम वेरिंग वैसे का वैसे ही है, ठीक है। तो ये सारी रिलेटेड हो गई हमारे पास डॉट कन्वेंशन से रिलेटेड बातें, ठीक है। अच्छा जी, जाने दो। हाँ, इसमें एक और चीज देख लेते हैं। ये- अच्छा जी, चलो ठीक है। एनर्जी कंसिडरेशन क्या है भाई, हमारे पास एनर्जी कंसिडरेशन ये सारी बातें हो गई। अच्छा जी, अब एनर्जी कंसिडरेशन के ऊपर आ जाते हैं, यानी कि इन दोनों इंडक्टर के ऊपर एनर्जी वगैरह कितनी स्टोर हो रही होगी, टोटल एनर्जी जो है, ठीक है। तो एनर्जी देखने के लिए हमने क्या किया, हमने ये सपोज किया कि आउटपुट के ऊपर जो है फिलहाल कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है। मैं अगर टाइम जीरो से लेके टाइम t1 तक कोई टाइम में देखूँ, तो
इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर मैंने क्या किया, आउटपुट को ओपन सर्किट छोड़ा हुआ है, ओपन सर्किट छोड़ा हुआ है तो कोई करंट प्रोड्यूस भी नहीं होगा। तो मेरे पास करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो एनर्जी होती है, पावर को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरे पास एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो अगर मैं पावर फाइंड आउट कर लूं तो एनर्जी निकालना कोई मसले की बात नहीं है, सिर्फ मुझे टाइम पता होना चाहिए। मैं 10 सेकंड तक की पावर को बस मल्टीप्लाई करा दूं, पावर अगर लेट से 1 वॉट आ रही थी, 10 सेकंड से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 जूल्स मेरे पास एनर्जी आ गई। ठीक है, तो ये जो है एनर्जी वगैरह मैं निकाल सकता हूँ, इतना बड़ा मसला नहीं है हमारे पास, सिर्फ मुझे टाइम से मल्टीप्लाई कराना है और कुछ नहीं करना। तो टाइम से मल्टीप्लाई या टाइम के रिस्पेक्टिव इंटीग्रेट वगैरह करवा दो, ठीक है, तो वो भी एक ही बात है, तो एनर्जी निकल आएगी। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सिर्फ पावर देख रहा हूँ कि पावर वगैरह क्या प्रोड्यूस हो रही है, और फिर उसको बाद में इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरे पास एनर्जी वगैरह फाइंड आउट हो जाएगी कि इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी वगैरह स्टोर है। तो पावर जो होती है वो किसके बराबर होती है, वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, तो यही देखा हमने कि आउटपुट साइड पे पावर जो है वो जीरो होगी। ठीक है, जो मेरा राइट साइड है, क्योंकि मैंने उसको टाइम जीरो से लेके टाइम t1 तक ना क्या कंसीडर किया है फिलहाल, ओपन सर्किट। तो उस ओपन सर्किट की वजह से क्या हो रहा है, उधर कोई करंट नहीं है, करंट नहीं है तो मेरे पास पावर भी नहीं है कोई। सही है, इनपुट की साइड पे मैंने क्या कंसीडर किया है, इनपुट की साइड पे मैंने कंसीडर किया है एक कांस्टेंट डीसी। ठीक है, यानी कि मेरे पास 0 वोल्ट से या 0 एम्पियर करंट से मैं किसी I1 करंट, किसी फिक्स करंट तक जा रहा हूँ, I1 करंट। ठीक है, तो मेरे पास आउटपुट किसके बराबर होगा, यानी कि पावर किसके बराबर होगी, पावर बराबर होगी V1 टाइम्स I1। ये तो हमें पता ही था, वोल्टेज अगर हमें पता हो, करंट पता हो इनपुट साइड का, तो हमारे पास पावर आ जाएगी, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन V1 किसके बराबर होता है, V1 मेरे पास बराबर होता है L टाइम्स di/dt के बराबर होता है। ये भी हमने अभी देख लिया था सेल्फ इंडक्टेंस के लिहाज से। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्योंकि मैंने आउटपुट साइड का अभी कंसिडर ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इनपुट साइड पे देख रहा हूँ कि इनपुट साइड पे क्या हो रहा है। तो इनपुट साइड पे मैंने ही करंट दिया है और इनपुट साइड पे ही देख रहा हूँ, तो ये सेल्फ साइड का कुछ है, सेल्फ इंडक्टेंस साइड का। तो इसके अंदर ईएमएफ वगैरह क्या प्रोड्यूस होगी, एल डी आई ओवर डी टी। ठीक है, और आई किसका, इनपुट साइड का ही करंट है। ठीक है, इनपुट साइड का करंट टाइम के रिस्पेक्टिव कितना चेंज हो रहा है, और इसको फिर मैंने पावर निकालने के लिए आई से मल्टीप्लाई करा दिया था, तो आई वैसे ही रहा। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, I2 हमारे पास जीरो कंसिडर करते हुए चला हूँ किस टाइम ड्यूरेशन से, 0 से T1 तक की ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करवा दूँ, इसको इंटीग्रेट करवा देते हैं। ठीक है, तो जब मैंने इंटीग्रेट करवाया इन चीज़ों को तो हमारे पास क्या आया, बी आर I1 डी टी, तो हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आया, L1 डी आई वन, यानी कि V की जगह मैंने क्या डाला है, V की जगह मैंने डाला है L1 डी आई वन ओवर डी टी। तो डिनोमिनेटर का डी टी जो है वो इस डी टी से कैंसिल आउट हो गया, सिंपल सिंपल सिर्फ डी आई बच गया हमारे पास। ठीक है, मतलब मैंने इसमें V1 की जगह वैल्यू इंसर्ट की है, तो हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद यानी कि डी टी से डी टी कैंसिल हो गया और डी आई आ गया हमारे पास और L1 आ गया, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर रिजल्ट आया है। अब मुझे इंटीग्रेशन ओपन करनी है, इंटीग्रेशन ओपन की तो 0 से T1 टाइम, या सॉरी T1 नहीं I1 तक मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, यानी कि मेरा करंट जो है वो 0 से I1 तक जा रहा है, करेक्ट। ठीक है, तो I1 तक करंट मेरे पास जो जा रहा है, तो उसके रिस्पेक्टिव मैंने इंटीग्रेट करवा दिया, तो मेरे पास क्या प्रोड्यूस हुआ, हाफ L1 I1 का स्क्वायर। सही, तो यानी कि इंटीग्रेशन मैंने ओपन करनी है, तो मेरे पास हुआ क्या, L1 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, I1 मेरे पास सिर्फ एक सिंपल वेरिएबल था, इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन का रिजल्ट 1/2 और पावर में एक इंक्रीज हो गया, तो स्क्वायर इसी आ गया। सही है, तो ये हमारे पास इनपुट साइड का वो निकल आया कि कितनी एनर्जी स्टोर हुई हुई है इनपुट साइड पे। ठीक है, तो वो हमारे पास निकल गया। सेम इसी तरीके से अब मैं एक काम करता हूँ कि एक और टाइम ले लेता हूँ T2 टाइम, यानी कि अब मेरे पास इनपुट साइड पे वोल्टेज जो है जितने भी प्रोड्यूस होना था या एनर्जी जितनी भी स्टोर होनी थी,
वो तो हो गई। अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आउटपुट साइड के ऊपर क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, आउटपुट साइड के ऊपर एक न्यू सोर्स लगाई है। वो न्यू सोर्स जो है वो कहाँ तक जाएगी, I2 की वैल्यू। सही है, एक न्यू सोर्स लगाई है, वो मैक्सिमम 0 से लेके I2 तक जा रही है उसकी वैल्यू। ठीक है, किस टाइम में, ड्यूरेशन में, T1 से लेके T2 तक की ड्यूरेशन में। यहाँ जो काम हो रहा था वो कौन से टाइम ड्यूरेशन में हो रहा था, 0 से T1 की ड्यूरेशन में। ठीक है, ये जो काम हो रहा है यहाँ से कहाँ तक हो रहा है, T1 से T2 तक की ड्यूरेशन के अंदर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो था वो मैंने आउटपुट को ओपन सर्किट छोड़ा हुआ था। यहाँ पर जो है मैं आउटपुट को अब कनेक्ट कर दिया मैंने किसी सोर्स के साथ, जिसकी सोर्स की वैल्यू क्या है, I2 है। और वो वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जाती है, कैपिटल I2 तक। कैपिटल I2 ये लिखा हुआ है, कैपिटल I2 तक। ठीक है, तो यहाँ तक जाती है। तो सेम वही फॉर्मूला का रिजल्ट आएगा इधर भी, यानी कि वोल्टेज को जब मैं रिप्लेस करूँगा तो वही उसी से रिप्लेस होगा, L2 I2 di2 डिवाइड बाई dt। तो dt से dt कैंसिल आउट हो गया और मेरे पास ये आ गया, बच गया। और इसकी जब मैं इंटीग्रेशन में ओपन करूँगा, यानी कि 0 से I2 तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यहीं तक जा रही है 0 से इस वैल्यू तक, तो मेरे पास रिजल्ट ये आ गया। ठीक है, अच्छा, जब मैं सेकंड वाला केस देख रहा हूँ, यानी कि सबसे पहले क्या किया मैंने, करंट सोर्स लगाई और इसको ओपन सर्किट छोड़ दिया, ओपन सर्किट ओसी लिखता हूँ। ठीक है, ये कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर जितना मैं चार्ज होके बैठ चुका हूँ, यानी कि कोई ईएमएफ आ चुका है V1, वो तो मैं हो चुका हूँ, उतना वोल्टेज तो आ चुका है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब आउटपुट साइड को मैं देख रहा हूँ एक करंट सोर्स लगा के। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या होगा, इस करंट सोर्स की वजह से ना मेरे पास यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज डेवलप होंगे या वेरी करेंगे। ठीक है, ये जितना चार्ज होके बैठा हुआ था, अब मैंने जब उस साइड पे भी सोर्स लगा दी, करंट सोर्स, तो ये क्या करवाएगा, मेरे पास आउटपुट जो है वो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस करवाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से। तो T1 और T2 वाले टाइम तक, यानी कि शुरू में तो नहीं था, सेकंड वाले केस में, यानी कि जब मैं T1 से लेके T2 तक के टाइम पीरियड देख रहा हूँ, तो उस दौरान जो है मेरे पास V1 के ऊपर वोल्टेजेस ये भी डेवलप होंगे इनपुट साइड पे। आउटपुट साइड पे तो कुछ हो रहा था वो तो मैंने देख लिया, लेकिन इनपुट साइड पे क्या हो रहा होगा, अब मैं वो भी देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि इनपुट साइड मेरे पास कनेक्टेड है। उसके ऊपर अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो पहले प्रोड्यूस हो चुकी थी ईएमएफ, उसमें अब क्या होगा, एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी, जब मैंने एक और सोर्स लगाई है आउटपुट के ऊपर। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से हमारे पास, यानी कि M12, यानी कि 1 के ऊपर 2 की वजह से, ठीक है, M12 1 के ऊपर 2 की वजह से मेरे पास जो इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि ये तो वोल्टेज था, अभी हम थोड़ी देर पहले ही देख के आ रहे हैं कि V2 या V1 में निकालने के लिए किस तरीके से निकालता हूँ, MdI1, यानी कि जो अपोजिट साइड है उसका करंट को डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, तो अपोजिट साइड का, यानी कि मैं इनपुट साइड पे देख रहा हूँ, तो आउटपुट साइड का करंट को मैंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने किया है T1 से T2 तक की ड्यूरेशन के लिए। कोई मसला नहीं है, हम लोग इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने पे क्या हुआ, हमारे पास dt से dt कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, I1 dt ये जो था, यानी कि v को मैंने रिप्लेस कर दिया इससे, dt से dt कैंसिल हो गया, M12 di2 और I1। ठीक है, ये हमारे पास बच गया। ठीक है, तो इसमें से M12 और कैपिटल I1 ये दोनों कांस्टेंट थे, तो ये बाहर आ गए। अच्छा, अब मैंने अंदर जो है वो इंटीग्रेट किसको कर दिया, 0 से I2 तक को। ठीक है, I1 मेरे पास कांस्टेंट था, कैपिटल I1 था। ठीक है, तो I1 इसीलिए बाहर आ गया हमारे पास, यानी कि जो पहली दफ़ा में चार्ज हो चुका था हमारे पास, तो इनिशियल I1 करंट वो पीक तक बैठ चुका है, यानी कि 0 से स्टार्ट हुआ थी उसकी वैल्यू और I1 तक पहुंच चुकी थी। तो I1 तक पहुंच चुकी है, टाइम ड्यूरेशन 0 से T1 तक। अभी जो मैं देख रहा हूँ T1 से T2 तक की ड्यूरेशन में देख रहा हूँ,
तो T1 गुजर चुका, T1 गुजर चुका तो ये इनपुट साइड का जो करंट है मेरे पास पीक तक पहुंच चुका है। तो पीक तक पहुंच चुका है, क्योंकि मैंने अभी डीसी ऑपरेशन में कंसिडर करते हुए चल रहा हूँ, तो जो मैक्सिमम वैल्यू थी I1 तो वो पहुंच चुकी थी। तो स्मॉल I1 को मैंने इसलिए रिप्लेस कर दिया कैपिटल I1 से, और M12 कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ गया, ये दोनों बाहर आ गए। अंदर सिर्फ हमारे पास क्या बचा है, DI2 सिंपल सा। तो DI2 को जब मैं ओपन करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I2, और I2 के ऊपर जब मैं ये लिमिट लगाऊंगा तो सिर्फ I2 कैपिटल वाला बचेगा। तो ये हमारे पास एक फैक्टर आ गया म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से। जब मैंने आउटपुट साइड की नोड के ऊपर कोई वोल्टेज वगैरह प्रोड्यूस किया है तो उससे ये हो रहा है हमारे पास। अच्छा, अब मैं इसको अगर टोटल देख लूँ कि टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हुई है इस नेटवर्क के अंदर, तो इन तीनों को एडिशन कर दी मैंने, ठीक है। तो इन तीनों को एडिशन किया तो ये मेरे पास एक रिजल्ट आ गया, सही है। अब जो है मैं सेम यही फॉलो अप कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं किस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, पहले जो है मैं 2 वाली सोर्स के ऊपर कनेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि टाइम ड्यूरेशन, इधर मैं टाइम ड्यूरेशन भी लिखूँ अगर तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो टाइम ड्यूरेशन कौन सा, 0 से T1 तक की ड्यूरेशन, और T1 से लेके T2 तक की ड्यूरेशन, ठीक है। T2 तक की ड्यूरेशन, ये जो करंट है मेरे पास कितने तक पहुंच चुका था, I1 तक की वैल्यू पे, ठीक है, ये बैठ चुका है। और जब मैं 0 से T1 देख रहा हूँ तो मेरे पास ये क्या जा रहा है, 0 से जा रहा है I1 के ऊपर इसकी वैल्यू, जबकि T1 से T2 तक की ड्यूरेशन में देख रहा हूँ तो ये I1 पे बैठ चुका था लास्ट टाइम, क्योंकि T1 के ऊपर मैं पहुंच चुका हूँ, तो T1 तक है, ये I1 तक बैठ चुका है। ये जो है अब स्टार्ट कर रहा हूँ इसकी एनालिसिस, तो ये जा रहा है 0 से I2 तक, आउटपुट क्या है, सही है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब अगर मैं इसका सर्किट बनाऊं, सेम यही ऑपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं दूसरी डायरेक्शन में कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया है, मेरे पास यही कॉइल थी, यही कॉइल थी, लेकिन अब जो है सबसे पहले मैंने यहाँ पर करंट सोर्स अटैच किया, ठीक है। और यानी कि 0 से T1 टाइम में देख रहा हूँ कि I2 जो है वो उसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 से I2 तक जा रही है वैल्यू, स्मॉल I2, ठीक है। तो पहले मैंने एनालाइज ये किया, फिर मैं एनालाइज क्या कर रहा हूँ, जब मैंने आउटपुट साइड के ऊपर भी कुछ सोर्स कनेक्ट कर दी, ठीक है। तो ये सोर्स कनेक्ट करने से फिर क्या होगा, इस वाले अंदर म्यूचुअल इंडक्शन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो उस म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से भी कुछ वोल्टेज वगैरह में या एनर्जी वगैरह में कुछ चेंज आएगा। तो अगर तुम लोग सेम वही डेरिवेशन यानी कि जो इंटीग्रेशन वगैरह चल रही थी दोबारा करो, ये वैसी का वैसी रहेगा, ये भी वैसी का वैसी रहेगा। सिर्फ इसमें फर्क क्या आएगा, M12 की जगह अब M21 हो गया, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि मैंने टाइम T1 से लेके T2 तक की ड्यूरेशन में मैंने इसको चेंज किया। ये तो फिक्स था तो इसके ऊपर किसकी वजह से कपलिंग होगी, इसकी ईएमएफ की वजह से इसके ऊपर कपलिंग हो रही है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास कुछ वोल्टेज वगैरह प्रोड्यूस होंगे इनपुट साइड की वजह से आउटपुट साइड के ऊपर, तो जब भी मैंने 2 1 लिखा है आउटपुट साइड के ऊपर हो रहे इनपुट की वजह से, ठीक है। तो ये चीज सेम आ गई। तो टोटल एनर्जी दोनों केस के अंदर हमारे पास सेम ही होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास करंट जितना था और टाइम जितना था, तो सेम टाइम में सेम करंट को मैं वेरी कर रहा हूँ, तो एनर्जी में मेरे पास सेम ही प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो उसके रिस्पेक्टिव अगर मैं देखूँ तो M21 जो है वो बराबर होना चाहिए M12 के। तो इससे हमने ये नतीजा एक निकाला है कि ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के बराबर होंगे। मैं चाहे डायरेक्शन कुछ भी देखूँ, पहले इनपुट को एक्साइट करूँ बाद में आउटपुट को, या बहुत पहले आउटपुट को बाद में इनपुट को, तो दोनों सूत्रों में हमारे पास m जो है वो चाहे 2 1 देखूँ या 1 2 देखूँ, m ही है उसकी वैल्यू, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एनर्जी निकल आई मेरे सिस्टम की, ठीक है जी। तो खैर यहाँ पर एंड करते हैं हम लोग, लास्ट का टाइम भी अब हो गया, अब से भी ज़्यादा ही हो गया है, यहाँ पर एंड करते हैं इसको, फिर आगे लेके चलेंगे एनर्जी के बाद से। टोटल एनर्जी तो, बल्कि इस एनर्जी को ना मैं जनरल भी बना देता हूँ अभी,
तो यहाँ तक तो फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। ये जो फॉर्मूला था ये अभी तक मैंने क्या देखा है, इसको देखा है, डॉट मेरे पास दोनों सूरतों में किस साइड पे, ऊपर है। आप कहाँ जाइए, डॉट ऊपर है, डॉट ऊपर है। अगर एक का डॉट ऊपर हो एक का डॉट नीचे हो जाए ना, तो मेरे पास ये एनर्जी सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगी। यहाँ पर जो है प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा, जो कि नेक्स्ट उसमें दिखाया हुआ है। प्लस की जगह माइनस आ जाएगा क्योंकि मेरे पास जो है म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर वोल्टेजेस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो नेगेटिव हो रहे हैं, बस और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये एक फर्क बता दिया। दूसरा फर्क अब क्या है, अभी तक मैं क्या कंसिडर कर रहा था, मेरे पास जो वोल्टेज वेरी कर रहे हैं वो 0 से I1 तक ही जा रहा था, लेकिन अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि पूरा ये साइन वेव है। ये तो मैंने अभी डीसी कंसिडर करके किया है, यानी कि मेरे पास चार्ज हो रहा है एक इंडक्टर, तो उसमें देख रहा हूँ क्या ऑपरेशन हो रहा है, सिर्फ एक बहुत ही छोटे टाइम ड्यूरेशन के अंदर। तो अब मैं देख रहा हूँ कोई साइन वेव देखी तो क्या होगा। तो मैंने सिर्फ क्या करना है, I1 को रिप्लेस कर दिया मैंने I1 ऑफ T से, ठीक है। तो और कुछ भी नहीं किया। तो जहाँ जहाँ I1 लिखा हुआ था या I2 लिखा हुआ था, उनको टाइम वेरिंग सिग्नल बना दिया डीसी के बजाय, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन प्रोड्यूस हो गई है। अब इस इक्वेशन से रिलेटेड जो आगे काम होगा वो देख लेंगे, और फिर एक न्यूमेरिकल भी देख लेंगे, और कपलिंग कोफिशिएंट भी देख लेंगे। एक तो था म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट, कपलिंग कोफिशिएंट भी देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एंड करते हैं, ये भाई।